सो गाइज बहुत ही ज्यादा मजेदार एक्सपीरियंस था कोटा के स्कूल के अंदर। ठीक है, ध्रुव स्कूल के बच्चे थे, बहुत ज्यादा अमेजिंग था पूरा, जितने भी हमने एक्सपेरिमेंट्स किए। ठीक है, और ये जो चैप्टर जिसका हम प्रैक्टिकल कर रहे थे उसी का पूरा कंसेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर इज वेरी इजी, वेरी अमेजिंग। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को बिना किसी देरी के। यहीं से करेंगे और कहां से करेंगे? सपोज अभी तुमने पढ़ा है ऑलरेडी 9th में कि वो ऐसे क्रॉस तरीके से हम कुछ तो करते हैं। तो पहले एक दो एग्जांपल, मैं सीधे पहले एग्जांपल ले आता हूं कि भाई अगर तुमको कंपाउंड बोला गया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। सर ये तो बड़ा आसान है, देखते तो जाओ, आसान तो सब है ना। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम का हमने वो टेबल पढ़ा था 9th में, कुछ याद है? कैल्शियम का जो चार्ज होता है वो होता है Ca2+, बराबर। और जो आयन, क्लोराइड का जो आयन फॉर्म होता है दैट इज Cl-, कुछ नहीं तो मतलब 1 है वो बेसिकली। तो ये 2 को प्लस वाला पहले रहता है, माइनस वाला बाद में होता है। चार्ज को वहीं छोड़ दो, चार्ज को कुछ नहीं करना, सिर्फ नंबर को यहाँ ट्रांसफर करना होता है। तो ये जो 1 है ये Ca के पास आ गया, यानी Ca1, ओके। और ये जो 2 है वो Cl के पास आ गया, तो Cl2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है सर, बिल्कुल सही है। अच्छा सर, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा तो क्या होगा? इफ यू हैव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो हमको पता है कैल्शियम का तो भैया Ca2+ होता है, कोई दिक्कत नहीं। व्हेन यू हैव हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है? OH-, बराबर ना। अब देखो इधर Cl, क्लोरीन एक सिंगल एलिमेंट था, यहां पर O और H 2 है। तो जब आप नंबर ट्रांसफर करो थोड़ा ध्यान रखना। आप देखो यहां भी 1 है, ऑलमोस्ट सेम सिनारियो लग रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख देता हूं CaOH और फिर 2 इधर, नॉर्मली देखो 1 यहां गया, 2 इधर आ गया, ऐसे लिख दूं तो ये गलत होगा। बिकॉज ऐसा लिखने का मतलब 2 सिर्फ H को जा रहा है, जबकि ये 2 दोनों O और H दोनों के लिए आया था, पूरे ग्रुप के लिए आया था। इसलिए यहां पर ब्रैकेट आएगा और इसको प्रोनाउंस कैसे किया जाएगा? CaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस। ठीक है, इसके बाद सर कुछ और थोड़ा डिफरेंट वाला कुछ है क्या? बिल्कुल है। मान लो मुझे लिखना है कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड में देखो फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है CaO, लेकिन चार्ज अगर देखें तो चार्ज यहां पर Ca2+ है और ये इसका होता है ऑक्साइड का O2-। तो ये 2 यहां जाएगा और 2 यहां जाएगा, तब तो फॉर्मूला होना चाहिए था Ca2O2। वाई दिस इज नॉट द फॉर्मूला? क्यों ये फॉर्मूला है? क्योंकि यहाँ पर ये सिंप्लीफाई हो जाता है ना, तो यहाँ पर 2 1 जा 2 1 जा, तो उस हिसाब से क्या बन जाएगा? ये दोनों मतलब 1 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, द फॉर्मूला विल बी CaO। समझा? ये सिंप्लीफाई होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये 2 1 जा 2 और ये भी 2 1 जा 2 कैंसिल हो गया, 1 और 1 बचे, वही ट्रांसफर होगा। तो यहाँ भी बनाया, यहाँ भी बनाया, फॉर्मूला बन गया CaO। समझ में आया गाइस? नहीं बता दो, आया? हाँ आ रहा है, आ रहा है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो ऐसे ग्रुप कोई बड़ा सा भी ग्रुप हो सकता है। मान लो अमोनियम सल्फेट, मान लो अमोनियम सल्फेट। सर ये क्या होगा? मुझे तो इतना याद भी नहीं आ रहा है ना, सल्फेट का क्या है, अमोनियम का क्या है, याद भी नहीं आ रहा। तो इसके लिए मैं वो सुविधा भी लाया हूं आपके लिए। ये जो 9th का टेबल है 3.6, इफ यू हैव टेक्स्ट बुक तो अच्छे से पढ़ लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट मारो, पढ़ लो इसको। ठीक है, दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर, जो हम पहले चैप्टर से ही काम आ जाएगा तुमको, केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर से ही काम हो जाएगा। वहां पर तुमको क्या दिया रहता है कि हाँ दिस हाइड्रोजन रिएक्टिंग विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। आई डोंट नो व्हाट इज अमोनिया, कैसे बना है फॉर्मूला, है ना। तो ये वर्ड वाले को हमको कन्वर्ट करना होता है इक्वेशन में। सो देयर यू नीड, उसके बाद बैलेंसिंग होती है। बैलेंसिंग तो उसके मतलब उसके बाद की चीज है, पहले तुमको फॉर्मूला बनाने तो आना चाहिए। फॉर दैट यू नीड दिस। ये नहीं पढ़ोगे कहाँ से आएगा? फिर पूरे साल बोलोगे सर ये नहीं आ रहा, फॉर्मूला बनाने नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। मैं देखता हूँ एवरी ईयर, ठीक है, लगभग हर साल ये बच्चों को दिक्कत आती है। लेकिन जो बच्चा प्यारा होता है, सुन लेता है बात मेरी, ठीक है, वो पछताता नहीं है। ठीक है, तो आई होप जो तुम है ये वाला पार्ट कर लोगे। ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना। ये तुम्हारा मोनोवैलेंट Na+, K+, Ag+, Cu+,
फिर कॉपर में इनफैक्ट वेरिएबल वैलेंसी है, तो ये Cu2 वाला भी होता है, Cu2+, तो वहाँ मेंशन रहेगा वैसे कि कॉपर कौन सा 1 ऑक्साइड है कि 2 ऑक्साइड है। ऐसे आयन का 2 और 3 भी है। ओके, तो आपको ये पूरा लर्न कर लेना होगा। देखो पॉजिटिव वाला आयन का भी दिया है, नेगेटिव वाले का भी दिया है, एंड यू कैन डू इट वेरी वेल। अब देखो यहाँ पर वो जो मैं बोल रहा था अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, अब तुम ही बना के बताओ, पॉज करो वीडियो को, ठीक है। अमोनियम सल्फेट यहीं से निकाल के मेक द फॉर्मूला, और जो मैं अब करने वाला हूं क्या उससे तुम्हारा फॉर्मूला मतलब मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है बता देना। अगर कर रहा है तो ये पढ़ लेना अच्छे से, अगर नहीं कर रहा तो बात गड़बड़ है, ठीक है। अमोनियम का क्या है सर, अमोनियम का वेयर इज दैट, अमोनियम इज दिस, देखो अमोनियम, अभी भी पॉज करके कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं। अमोनियम इज NH4+। सर तो NH3 क्या होता है, वो अमोनिया होता है, दैट इज अ कंपाउंड, दिस इज अ आयन, है ना। अमोनियम और क्या सल्फेट, सल्फेट का है भाई, देखो ये सल्फेट है, SO4 है ना, तो ये 1 इधर गया, ये 2 इधर आया, द फॉर्मूला बिकम्स NH4 ट्वाइस, और क्या SO4, समझे, पूरे ग्रुप को जा रहा है इसलिए ब्रैकेट डाला मैंने, अमोनियम भी है हाइड्रोजन भी है, पूरे ग्रुप को जा रहा है, सो दिस इज प्रोनाउंस्ड एज NH4 ट्वाइस SO4। वाह सर क्या बात है, सही है, मैच किया, अगर किया तो इसको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। अच्छा, इन आयंस के अलावा भी कुछ एक आध और याद रखो, ठीक है। जैसे लीड का फॉर्मूला, वैसे तो उसका जो सिंबल है वो Pb है, पर उसका जो आयंस है उसके हिसाब से देखो तो Pb2+, ठीक है। जैसे यहाँ पर Ca2+ है, वैसे इसमें लीड भी यही पाएगा। ऐसे बेरियम का है Ba2+, ये ऊपर लिखा है 2+, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है, ये भी याद कर लेना। और फिर उसके बाद चीजें आसान हो जाएंगी भाई, अगर तुमने ये सिर्फ चीजें कर ली तो लेड आयोडाइड हो या बेरियम आयोडाइड क्यों नहीं लिख सकते यार। मान लो यहां पर दिया है लेड आयोडाइड या ब्रोमाइड व्हाटएवर, तो लेड का देखो यहां पर लिख दिया तुमने Pb2+। व्हाट इज आयोडाइड, वेयर इज दैट, आयोडाइड इज I-, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये 2 इधर आया और ये 1 इधर गया। व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला बिकम्स Pb1I2। क्या बात है सर, मजा आ गया, मजा नहीं लगी भाई, दिस इज डन गाइस, क्या मतलब कुछ टेंशन की बात नहीं है फिर। ओके, तो फॉर्मूला बनाने आ गया तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक चीज और, जैसे मान लो सोडियम कार्बोनेट, व्हाट इज द फॉर्मूला, सोडियम इज Na+, कार्बोनेट इज H, देखो ये नहीं है, दिस इज हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये कंफ्यूज नहीं हो ना, कार्बोनेट ये है, ये है, दिख रहा है, CO3 अगर विजिबल ना हो ध्यान से देखो, कार्बोनेट इज CO3 और ये है हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3। तो हमारा फिलहाल में कार्बोनेट बोला है, सो Na+ और कार्बोनेट इज CO3 तो ये 1 है, इधर आया 2 इधर गया, सो द फॉर्मूला बिकम्स Na2CO3, दिस इज सोडियम कार्बोनेट। जब मेरे को बोला रहेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तब ये लिखूंगा मैं, ठीक है, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। सो अगर मुझे बोला गया है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तब मुझे ये लेना है, मतलब सोडियम का हो गया Na+ और हाइड्रोजन कार्बोनेट का हो गया HCO3 क्या है माइनस, तो यहां भी 1 यहां भी 1, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा सीधे NaHCO3। आई होप तुमको ये दिखाई दे रहा है ना। तो ये बन गया तुम्हारा सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। याद रखना, हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। आगे चलते हैं गाइस और देखते हैं कि भाई मतलब टेबल तो तुमको पढ़ना पड़ेगा, ये चीज लर्न कर लेना, अगर थोड़ा मानते हो समझते हो तो ये लर्न कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं और यहां पर कुछ कॉमन कंपाउंड्स, मतलब बिकॉज देखो ऐसा नहीं कि हर एक चीज तुमको ऐसे दी रहेगी, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सब ऐसे नहीं दिया रहेगा, कुछ कॉमन नेम्स भी होते हैं जिससे तुम फिर फॉर्मूला नहीं बना पाओगे, है ना। वैसे भी हम सारे नहीं सीख रहे, मतलब जो हमको 10th में और कुछ जो शुरुआत केमिस्ट्री के लिए चाहिए वो सीख रहे हैं। कंपाउंड्स तो और भी बड़े बड़े होंगे, वो थोड़ी ना हम ऐसे बना पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सिंपल कंपाउंड्स को सीख रहे हैं, है ना, शुरुआती केमिस्ट्री है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ कॉमन नेम्स है जो तुमको आना चाहिए। दिखाई दे रहा है, इज इट विजिबल। पहला वाला देखो वाटर, वाटर का फॉर्मूला किसको नहीं आता सर, वाटर इज H2O, वाह क्या बात है।
हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मतलब एक हाइड्रोजन के लिए एक ऑक्सीजन, तो दो हाइड्रोजन के लिए दो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज H2O2। सुना है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कुछ एक कॉमनली किस लिए यूज किया जाता है, अगर तुमको पता हो तो बताना मुझे इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। देन वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड। सर बड़ा आसान है, ये तो बहुत ही इजी दे रहे हो आप, CO2 पता है सबको यार, ठीक है ना, मतलब देख लो। उसके बाद है अमोनिया है NH3। देन वी हैव मीथेन। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीथेन? गाइस पॉज करके कमेंट करके बताना मीथेन का फॉर्मूला क्या है, अगर कर दिया होगा तो फिर मैं बता देता हूं अभी। इट इज CH4 बराबर। देन वी हैव सल्फ्यूरिक एसिड तो पता ही होगा, है ना, H2SO4 किंग ऑफ एसिड है भाई ये, ठीक है। देन वी हैव नाइट्रिक एसिड। सुना नाइट्रिक एसिड इज HNO3, ठीक है। फॉर्मूलाज आने चाहिए, इसके लिए बता रहा हूं, ये आना चाहिए तुमको। नेक्स्ट वी हैव फॉस्फोरिक एसिड। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फॉस्फोरिक एसिड सर? इट इज H3PO4। देन वी हैव कार्बोनिक एसिड, द फॉर्मूला इज H2CO3। कार्बोनिक एसिड फॉर्मूला इज H2CO3। देन वी हैव एसिटिक एसिड। वाह, विनेगर के अंदर होता है ना 4% सोल्यूशन ऑफ दिस एसिटिक एसिड। व्हाट इज दैट? विनेगर पता है ना? पता तो बताना मुझे, इसका यूज एप्लीकेशन क्या है। ओके, सो एसिटिक एसिड इज CH3COOH। वाह सर बढ़िया, आता है आपको। इसके बाद है पोटेशियम परमैंगनेट। हाँ, दिस इज इंपॉर्टेंट। पोटेशियम परमैंगनेट इज KMNO4। पोटेशियम भी है, मैंगनीज भी है और यहां पर ऑक्सीजन भी है, KMNO4। पोटेशियम डाइक्रोमेट, दिस इज K2Cr2O7। वाह सर वाह। देन वी हैव इथेनॉल इज C2H5OH इज इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल। किसी भी अल्कोहलिक बेवरेजेस में ये एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, जो नशीला पदार्थ होता है वो यही है, ठीक है। इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, चाहे बियर हो या रम, उसमें यही रहेगा जो दिलाएगा गम। आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव कार्बन डाइसल्फाइड। सर बड़ा आसान है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वैसे कार्बन डाइसल्फाइड है, CH2, ठीक है। देन वी हैव मार्बल या फिर चौक। नो द फॉर्मूला मार्बल या फिर चौक, इट इज CaCO3। बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट, वो आता तो तुम बना लेते ऐसे, पर ये लिखा है तो कैसे बना लोगे। सो दिस इज नथिंग बट कैल्शियम कार्बोनेट। बढ़िया सर। देन वी हैव ब्लीचिंग पाउडर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? CaOCl2। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं इसको, ठीक है। केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दिस इज कॉमन नेम या फिर कमर्शियल नेम है ये ब्लीचिंग पाउडर। देन वी हैव कॉस्टिक सोडा होता है तुम्हारा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। क्या बात है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। सीधे बोलते तो हम ये बना लेते फॉर्मूला क्रिस क्रॉस करके, पर बोलते हैं भाई। उसके बाद है बेकिंग सोडा। द फॉर्मूला फॉर बेकिंग सोडा एनीवन नोज? भाई बताना बच्चों। बेकिंग सोडा इज NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देन वी हैव वॉशिंग सोडा। ये सब तुम्हारे ना एसिड बेसिस सॉल्ट्स वाले चैप्टर में, सॉल्ट सेक्शन में आएगा ये। सो वॉशिंग सोडा इज Na2CO3 और आगे डॉट डाल के 10H2O। ये डॉट डाल के 10H2O का क्या मतलब होता है सर? इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इससे ना ये कंपाउंड क्रिस्टलाइन शेप हासिल करता है, जैसे नमक के अंदर NaCl में तो नेचुरली इनबाउंड होता है, पर जिन कंपाउंड्स में ऐसा डॉट H2O लगा रहेगा वो भी क्रिस्टल शेप के अपीयरेंस में होते हैं। और ये इसके बारे में डिटेल में एसिड बेस में दिया है मैंने, टारगेट वाले में देख लेना तुम, वैसे भी हम पढ़ेंगे। देन वी हैव POP। ये क्या है? पॉप क्या है भाई? पॉप सॉन्ग है कि डांस है? दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। कमर्शियल नेम POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। एंड एक्चुअली इट इज कैल्शियम सल्फेट CaSO4 हेमीहाइड्रेट मतलब हाफ H2O। तो हाफ H2O लग गया मतलब क्या? ये भी क्रिस्टलाइन है, अमॉर्फस नहीं है, क्रिस्टलाइन है ना, रेगुलर शेप है इसके अरेंजमेंट में। देन वी हैव लाइमस्टोन तो पता है सर, यही है लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट। देखो मार्बल बोलो या चौक बोलो या लाइमस्टोन बोलो, बात एक ही है। द फॉर्मूला इज CaCO3। वाह सर वाह। देन वी हैव क्विक लाइम। दिस इज डिफरेंट। क्विक लाइम थोड़ा अलग है, लाइमस्टोन से अलग है। क्विक लाइम इज CaO, कैल्शियम ऑक्साइड।
दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड। जब मार्केट से जो व्हाइट वॉशिंग के लिए पाउडर लेके आते हैं ना दुकान से, दैट इज योर कैल्शियम ऑक्साइड। पाउडर को जब पानी में डालते हैं ना, मिक्स करते हैं तो एक रिएक्शन होता है और H2O से मिक्स होके वो रिएक्ट होके CaOH ट्वाइस बनाता है, दैट इज अ स्लेक्ड लाइम। जो तंबाकू में चूना डालते हैं है ना, दैट इज अ स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम, CaOH ट्वाइस, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर स्लेक्ड लाइम। उस पाउडर को बकेट में डालते हैं, गर्म हो जाता है, बिकॉज दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट बाहर निकल रही है। ओके इसके बाद है कॉस्टिक पोटैश। कॉस्टिक सोडा पढ़ा था हमने, सोडा मतलब सोडियम, कॉस्टिक पोटैश मतलब पोटेशियम। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड था, कॉस्टिक सोडा कहां गया, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड था, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, KOH। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट तो पता ही है, उसको टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, योर सोडियम क्लोराइड है ना। ब्लू विट्रियोल, ये विट्रियोल तो तोता होता है, ब्लू विट्रियोल क्या है, दिस इज कॉपर सल्फेट, CuSO4 एंड 5H2O, कॉपर सल्फेट। देखो यहां भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ब्लू कलर का ये ऐसा क्रिस्टल्स होता है, ठीक है, और काफी लंबे लंबे से होते हैं, इसलिए विट्रियोल ये वर्ड दिया है। विट्रियोल का क्या मतलब है ना, चेक करना, गूगल करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, बहुत सारी चीज पूछ लिया मैंने वैसे। ग्रीन विट्रियोल इज आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट, FeSO4। देखो सिर्फ FeSO4 रहेगा या सिर्फ CuSO4 रहेगा तो वो अमोर्फस रहता है व्हाइट कलर का, बट जैसे ही उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ जाता है ना, यहां पर 7 होता है, वैसे ही उसमें वो ब्लू कलर का रहेगा और ये ग्रीन कलर का रहेगा, इसलिए ग्रीन विट्रियोल। व्हाइट विट्रियोल इज जिंक सल्फेट, ZnSO4, अगेन यहां भी होता है 7H2O। देन वी हैव एलम, सुना तुमने एलम, आलम बेताबियों का, वैसा वाला नहीं, ये जो एलम है दिस इज डबल सॉल्ट, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ये फिटकरी होती है, फिटकरी जो दाढ़ी वाड़ी शेविंग वेविंग करके जो लगाते हैं, ऐसा बर्फ टाइप दिखता है पर होता नहीं, वो कट्स को रोकता है ना, क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग को अरेस्ट करता है, ठीक है, और वाटर क्लींजिंग के लिए भी काम आता है दिस एलम। फिटकरी सुना होगा तुमने यार, है ना। सो द फॉर्मूला इज K2SO4 मतलब पोटेशियम सल्फेट, इसके बाद फिर Al2SO4 थ्राइस मतलब एल्यूमिनियम सल्फेट, फिर 24H2O, वाह सर मतलब ये भी क्रिस्टलाइन है बिल्कुल। सो K2SO4, Al2SO4 थ्राइस 24H2O, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, एलम, वाह सर ये आएगा क्या वो 10th में, नहीं पढ़ लो ना यार, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लो, क्या दिक्कत है। ओजोन का फॉर्मूला है O3, ओजोन सुना है ना तुमने, जो हमको अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है, सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है उससे हमारे एटमॉस्फेयर का एक लेयर है ओजोन का। सो ओजोन इज नथिंग बट ऑक्सीजन का ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, सो दैट इज योर ओजोन O3। सर ये तो हो गया, ये तो हो गया, इसके अलावा कुछ और पढ़ाओगे और देख लो। हाँ, जब तुम कंपाउंड, जब तुम वो रिएक्शन करने जाओगे, रिएक्शन का जो मतलब इक्वेशन लिखने जाओगे, वहां पर क्या होता है ना, ऐसे दिया होता है हाइड्रोजन रिएक्टिंग विद नाइट्रोजन या फिर लेड रिएक्टिंग विद समथिंग। तो लेड कौन से स्टेट में है, हाइड्रोजन कौन से स्टेट में रहेगा, कैसे पता लगे, हाइड्रोजन इज H2, नाइट्रोजन इज N2, लेड इज Pb, तो Pb2 क्यों नहीं है, ये सब चीजें थोड़ा सीखनी होंगी। तो नेचुरल एग्जिस्टेंस ऑफ सम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये याद रखना। मेटल्स का ना, मेटल्स आर नॉर्मली इन एटॉमिक स्टेट, मेटल्स ज्यादातर जो है ना, मेटल्स नॉर्मली मोनो एटॉमिक स्टेट में रहते हैं, मोनो एटॉमिक स्टेट में होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जब भी तुमको कहीं रिएक्शन में दिया हुआ है कि हाँ लेड रिएक्टिंग विद समथिंग, तो लेड दिया हो तो तुम क्या लिखोगे, लेड की जगह पर सिर्फ Pb, क्योंकि वो मोनो एटॉमिक स्टेट में रहता है ना, सिंगल एटम के स्टेट में, ठीक है। सो लेड के लिए Pb लिखोगे। अगर आयन दिया हुआ है, ठीक है, अगर कोई भी मेटल जो भी है, मेटल जो भी दिया हुआ है, इतना तो पता होना चाहिए, मेटल नॉन मेटल में थोड़ा अंतर है, तो ये सब मोस्टली फ्री स्टेट में एग्जिस्ट, मतलब मोस्टली फ्री स्टेट में नहीं, मतलब कि जब हम रिएक्शन की बात करेंगे उस टाइम पे मोनो एटॉमिक स्टेट में हमको इसको मेंशन करने होता है, ठीक है। जैसे बेरियम दिया हुआ है, जैसे सोडियम दिया हुआ है, हालांकि दे आर रिएक्टिव, जैसे पोटेशियम दिया हुआ है, ठीक है, बट हमको जब हम इक्वेशन लिख रहे हैं उस टाइम पे हमको इसी फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। फ्री स्टेट में हमको मोनो एटॉमिक स्टेट में लिखना होता है। पोटेशियम दिया है, जैसे कॉपर दिया है, जैसे जिंक दिया है, तो ये सब कैसे रहेंगे, फ्री स्टेट में। तो ऐसे आप डायरेक्टली बोला है कि लीड रिएक्टिव विद समथिंग, तो लीड की जगह क्या लगेगा, Pb, दैट्स इट। यहाँ Fe, इस वाले में Ba, इस वाले में Na, इस वाले में K, इस वाले में कॉपर है Cu, जिंक इज Zn। तो ये तुम्हारा हो गया मेटल, जब भी दिया ऐसे लिखोगे।
जब नॉन मेटल्स दिया है तो देखना है भाई कि क्या दिया है, क्या वो नोबल गैसेस की बात हो रही है, जैसे कि तुम्हारा हीलियम या आर्गन, ठीक है। अगर ऐसे नोबल गैसेस की बात हो रही है जो रिएक्टिव नहीं होते तो उसमें वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो मोनोएटॉमिक में रहेंगे, याद रखना ये चीज। अगर ये नोबल गैसेस दिए हैं तो वो किस फॉर्म में रहेंगे, मोनोएटॉमिक फॉर्म में रहेंगे, ठीक है, मोनोएटॉमिक फॉर्म में रहेंगे। आर्गन इज AR, ओके। लेकिन कुछ ऐसे गैस तो रिएक्टिव वाले, अगर रिएक्टिव वाले की बात करें तो डायटॉमिक फॉर्म में होते हैं। ऐसे भी नॉन मेटल्स होते हैं जो थोड़े रिएक्टिव वाले होते हैं, तो जैसे तुम्हारा हाइड्रोजन हो गया, कौन से फॉर्म में रहता है हाइड्रोजन नेचर में, कौन से फॉर्म में लिखते हैं, H2। तो जब भी लिखा जाएगा ना नाइट्रोजन रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन भी N2 रहता है, हाइड्रोजन भी H2 होता है, ठीक है। नाइट्रोजन इज N2, ठीक है। ऑक्सीजन इज O2, क्लोरीन इज Cl2। ये सब बात ध्यान रखना भाई, है ना। तो जो बता रहा हूं ना ज्यादातर यही सब काम आ जाएंगे तुमको। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे अगर तुमको फास्फोरस दिया है तो वो P4 में भी एग्जिस्ट करता है। अगर सल्फर दिया है तो सल्फर S8 में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके हैं, बट हमारा काम फिलहाल इससे चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मोस्ट ऑफ द चीजें कवर करी है, जिससे कि आप इस तरह की चीजें, ये तुम्हारे 10th का चैप्टर 1 का ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, देख लो। एंड कैसे करना होगा, जैसे आप मान लो जो भी कुछ दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल दिस, अगर तुमको मैंने जो आज पढ़ाया अगर वो नहीं पढ़ा होता तो ये कैसे कर पाते यार। तो टेबल 9 का पढ़ना जरूरी है, अगर नहीं पढ़ोगे तो कैसे कर पाओगे। हाँ जी बताओ मुझे। सर बताओ तो सही कैसे होगा। सो बेरियम क्लोराइड, नाउ आई नो बेरियम क्लोराइड इज Ba2+, क्लोरीन इज Cl-। सो इवन आई डोंट नो द फॉर्मूला, मुझे पता है कि हाँ ये बन जाएगा Ba1Cl2। सो बेरियम क्लोराइड इज BaCl2, ठीक है, प्लस और क्या है, रिएक्ट्स विद अल्यूमिनियम सल्फेट, अल्यूमिनियम इज Al3+। यार याद है मुझे वो टेबल, अदरवाइज नहीं कर पाता मैं। सल्फेट इज SO4 2-, 3 यहां गया 2 यहां आया, फॉर्मूला बन गया Al2SO4 और यहां पर ये हो गया थ्राइस, तो ये तुम्हारा BaCl2 और ये हो गया Al2SO4 और क्या है थ्राइस। एंड दिस गिव्स, क्या हो रहा है, गिव्स अल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। आई नो एल्यूमिनियम क्लोराइड इज AlCl3, पर कैसे बना, Al3+ और क्लोराइड इज Cl-1, 3 इधर आया 1 इधर गया, सो AlCl3 प्लस और क्या है बेरियम सल्फेट, बेरियम इज Ba2+, सल्फेट इज SO4 2-। मैंने क्या बताया, सिंप्लीफाई हो जाएगा तो Ba1SO4 तो ये हो गया BaSO4। बस इसके बाद बैलेंस कर दो, काम हो गई, कहानी खत्म। बैलेंसिंग नहीं सीखा है तो हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन डालो, एडू मंत्रा डाल देना, साथ में मिल जाएगा हमारा वीडियो, ठीक है। तो ये जो है मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज चैप्टर मुझे लगती है जो मैंने आज कवर करी है, बाकी चीजें तो भाई तुम कर लोगे, ठीक है। तो कमेंट करके बताना सर और कौन से पार्ट में दिक्कत आ रही है, डेफिनेटली विल बी गोइंग टू मेक इट अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। और इस बार कोशिश यही है कि आपको डिटेल वाली चीजें जो है, जो एक्चुअली इस बार एग्जामिनेशन पैटर्न में है, वैसी चीजें हम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। और एक और है, ये वाला तुम ट्राई करना, और ये भी है तुम्हारे एक्सरसाइज का ही, तो ये दोनों जो सेट ऑफ क्वेश्चन है ट्राई करोगे। तो आज की जो टॉपिक है दैट इज हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हालांकि कुछ बच्चों को इक्वेशन बैलेंस करना आ गया है, बट स्टिल ऐसे इक्वेशंस दे दिए जाएं तो वो शायद ना कर पाए। मतलब इसमें जितना आप प्रैक्टिस करो उतना कम है, ये बात समझ लो, ठीक है। हमेशा जब आपको लगता है कि हाँ मुझे आ गई है बैलेंसिंग, आई विल गिव यू अनदर इक्वेशन जो आप बैलेंस शायद ना कर पाओ। तो इसीलिए कुछ ध्यान से बेसिक स्टेप्स को समझना ज़रूरी है। हालांकि मैंने कुछ अलग अलग टेक्निक्स बताई है ऑलरेडी यूट्यूब पर, जहाँ पर आप
अलग अलग तरीके से बैलेंसिंग कर सकते हो, बट आज कोई स्पेशल टेक्निक नहीं, आज जो एक्चुअली रूट है बैलेंसिंग का वो हम सीखेंगे। अगर ये आपके दिमाग में फिट हो गया ना तो आपको कोई दूसरी तीसरी चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत आराम से कर पाओगे बैलेंसिंग। तो वी विल टेक लॉट ऑफ एग्जांपल्स और मैं कोशिश करूंगा कि भाई आप एटलीस्ट 10th के लेवल पर जो भी आपको आए वो आप बैलेंस कर पाओ। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ अ वेरी सिंपल इक्वेशन। ठीक है, मैं एक स्केलेटल इक्वेशन लिखता हूं, एक अनबैलेंस इक्वेशन लिखता हूं, एंड वी विल बी ट्राइंग कि भाई क्या है एग्जैक्टली वहां पर और किस तरह की बैलेंसिंग की हमको वहां पर नीड होती है। सपोज वी हैव दिस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करके इट इज फॉर्मिंग वाटर। सही है सर, इतना सिंपल दे दिया, शुरू इसी से करेंगे हम। ओके, इसके बाद एक इक्वेशन लिखूंगा मैं, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन क्या फॉर्म करता है, कमेंट करके बताना क्या फॉर्म करता है। दिस इज यस NH3 दैट इज अमोनिया। सही है सर, सही है। और इसके अलावा एक और लिखते हैं, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड। पता होगा ना व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एल्यूमिनियम ऑक्साइड? पिछला वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो देखो, हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूलाज। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए एल्यूमिनियम का आयन है Al3+, ऑक्साइड का है O2-, ये 3 इधर आया, ये 2 इधर आया, फॉर्मूला बिकम्स Al2O3। तो ये सब चीज आनी चाहिए। नहीं देखा है वीडियो तो भाई इसकी जरूरत पड़ेगी तुमको। ओके, सो हियर इट इज Al2O3। पहले मैं यही कहूंगा कि मान लो आपको बैलेंसिंग में दिक्कत हो रही है, कुछ ऐसा है, तो व्हेनेवर यू आर बैलेंसिंग, आप जब ये इसके बाद वाला जो स्टेप करोगे ना, देखो मैंने हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट जो भी है उसके सामने मैंने गैप छोड़ा हुआ है, देख सकते हो उसके पहले गैप छोड़ा है, क्योंकि वहीं पर हमको नंबर डाल के उसको बैलेंस करना होता है, कोएफिशिएंट डाल के। तो उसको पेंसिल से किया करो आप, ठीक है, ये चीज दिमाग में रखो, पहले पेंसिल से किया करो। और वंस यू आर डैम श्योर, पर फिर भी करना ही पड़ता ना चेंजेस उसमें, तो पेंसिल से करने का होने के बाद पेन से करो उसको, ठीक है। सो अब मुझे पता है कि भाई इन सब में, सपोज पहले वाले से शुरू करते हैं, यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूएंट कोएफिशिएंट आएगा, इधर आएगा और यहाँ पर एक आएगा, है ना। ऑलरेडी क्या है वहां पर, जहां कुछ नहीं दिख रहा वहां ऑलरेडी क्या है, वहां ऑलरेडी 1 है, बाय डिफॉल्ट 1 है वहां पर। और ये याद रखो कि इसको, दिस इज कॉल्ड स्केलेटल इक्वेशन, जो बैलेंस नहीं है। बैलेंस का मतलब क्या होता है कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, जो केमिकल्स है उनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। और राइट हैंड साइड में जो केमिकल है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इन सब में एक ही प्रोडक्ट है। ये कौन से टाइप का केमिकल इक्वेशन है या रिएक्शन है, मेरे को बताना, कमेंट करके बताना कि जहां पर सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, सब कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, तो कौन से टाइप के केमिकल रिएक्शन में ये आता है। आई वांट दिस इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। अच्छा, वैसे अगर आपको पता ना हो तो बता दो कि वी हैव ऑलरेडी डन विद द फुल चैप्टर्स टारगेट 95+ में। यहाँ की सीरीज में व्हाट वी आर डूइंग इज, हम उसको एक एक पार्ट को इलैबोरेट करके आराम से रिलैक्सिंग वे में डिटेल में कर रहे हैं, जिससे कि चीजें इन डेप्थ आपके अंदर जाए, क्योंकि अब जो एग्जामिनेशंस हैं वो उसी बेसिस पे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास देख सकते हो एक एक क्या अब फिल करना पड़ेगा, ताकि रिएक्टेंट, लेफ्ट साइड में जो रिएक्ट कर रहे हैं उनको रिएक्टेंट बोलते हैं, जो फॉर्म हो रहे हैं उनको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड में उनके नंबर ऑफ एटम्स है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है लेफ्ट हैंड साइड में, इस एरो से लेफ्ट हैंड साइड में 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। और राइट साइड में भी हमको दिख रहा है कि 2 हाइड्रोजन एटम्स है, सो दैट इज बैलेंस्ड। लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन बैलेंस थोड़ी, बाकी को भी देखो, क्या ऑक्सीजन बैलेंस है, यहाँ पर 2 एटम्स है ऑक्सीजन के, और यहाँ पर एक ही एटम है, ओनली 1 एटम। तो हमको ऑक्सीजन इज, मतलब बेसिकली द इक्वेशन इज अनबैलेंस, बिकॉज ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स मैच नहीं कर रहे, LHS और RHS के, वो हमको करने पड़ेंगे। हाइड्रोजन भले ही है पर एक एलिमेंट से नहीं होगा, सारे एलिमेंट्स के लिए ये करना है, ठीक है। सो आई वॉन्ट यू टू ट्राई। तब तक मैं पानी पी लूँ भाई, आजकल पानी बहुत जरूरी हो गया। तो ट्राई दिस, बहुत सिंपल है सर, अब तो तीनों कर दिया है, कर दिया, ये किया करो। लेट अस सी। ओके, सच में बहुत प्यास लग रही है भाई। हाँ,
ओके तो यहाँ पर सर हमको ऑक्सीजन बैलेंस करना है, राइट। पर देखो इस प्रोसेस में ये भी हो सकता है, बैलेंसिंग के प्रोसेस में ये भी पॉसिबल है कि आप ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हाइड्रोजन भी डिसबैलेंस होगा, फिर फर्दर पूरे इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है। तो लास्ट में सबको चेक करना पड़ता है, भले ही कोई एलिमेंट पहले बैलेंस है पर लास्ट में जाके फिर उसको भी देखना पड़ेगा। लेट अस सी हियर। तो जो भी नंबर मुझे डालने हैं, 1 तो ऑलरेडी है, तो जो भी नंबर मुझे इंट्रोड्यूस करने हैं आई विल मेक श्योर कि वो जो भी इट शुड नॉट बी इन डेसिमल, और ना ही वो डेसिमल पॉइंट्स में होना चाहिए, ना ही फ्रैक्शन में। तो डेफिनेटली 1 के बाद क्या आएगा, 1 तो ऑलरेडी है, तो मुझे क्या क्या नंबर इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, ऐसे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। ना फ्रैक्शन चाहिए है ना, हाफ 3/4 नहीं हो सकता, तो हमको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ओके तो ये नंबर्स आ सकते हैं दिमाग में, याद रखो। अब ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो मेरे को 2 बनाना है, तो कैसे करूंगा, 2 डाल दूंगा इधर, सही है। अब ऑक्सीजन 2 हो गया और यहां पर भी ऑक्सीजन 2 है ही, मतलब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। सर इक्वेशन बैलेंस हो गया क्या, नहीं, ऑक्सीजन बैलेंस करने के चक्कर में तुमने हाइड्रोजन को अनबैलेंस किया है, वो भूल गए, तो वो वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। यहां पर बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है। सो अब देखो 2 × 2 कितना हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 = 4 हाइड्रोजन हो गया। इधर कितना हाइड्रोजन था, 2, 4 कैसे होगा, क्या मैं यहाँ पर 4 लिख दूं, नहीं, अगर मैं 4 लिखूंगा तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा इधर, तो कितना लिखना पड़ेगा, हाँ यस, कितना आएगा 2, क्योंकि अब ये हो गया 2 × 2 = 4, तो यहाँ भी 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, द इक्वेशन इज नाउ परफेक्टली बैलेंस्ड। ठीक है सर, किसको हम पहले बैलेंस करें, किसको बाद में करें, मैं एग्जांपल दूंगा ना, खुद ही तुमको क्लियर हो किसको करते जा रहे हो। देन कमिंग टू दूसरा वाला, अब यहां पर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 3 है। सर 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन कैसे होगा इसमें, तो ये तो अगर मैं इधर 3, इधर में कुछ अगर बढ़ाता हूं 2 लिखता हूं, है ना, कम से कम 2 लिख सकते हैं, तो मैं अगर 2 लिखता हूं तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, वहां के पे 3 है। तो ऐसे 2 और 3 वाले नंबर में या 4 और 5 वाले नंबर में जब ऐसी चीजें, ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम नॉर्मली मैच नहीं कर सकते, व्हाट वी डू इज उसके अपोजिट रिवर्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। यानी क्या, जहां पर 2 दिख रहा है वहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जहां पर 3 दिख रहा है वहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मेरे ख्याल से पूरा इक्वेशन ही बैलेंस हो गया। देख लो, 3 × 2 = 6 हाइड्रोजन, 3 × 2 = 6 हाइड्रोजन, फिर 2 नाइट्रोजन, यहां पर भी 2 नाइट्रोजन, एब्सोल्युटली बैलेंस्ड। ठीक है, तो यानी कि ये करते ही हमारा ये बैलेंसिंग पूरा हो गया। इसमें आगे बढ़ते हैं अगले वाले में, लेट अस सी। और एक और बात याद रहे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कोई ये भी कह सकता है कि सर अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, जैसे पहले वाला ही जो केस है, इसमें अगर मैं 4 डाल देता वहां पर, है ना, और इधर 2 डाल देता और इधर भी 4 डाल देता, तब भी ये बैलेंस था। समझ रहे हो, पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तब भी ये बैलेंस है ना। कैसे, 2 से मल्टीप्लाई किया, हर जगह 2 आ गया, देखो डबल हो गया, ये 2 का 4 हो गया, यहाँ कुछ नहीं था 2 आ गया, यहाँ कोई 2 था यहाँ 4 हो गया, डबल हो गया, हर एक कोएफिशिएंट में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस है कि नहीं है चेक कर लो। 4 × 2 = 8, मतलब यहाँ 8 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 4 × 2 = 8 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है, 2 × 2 = 4, और यहाँ पर भी 4, मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस है। सो सर ये भी तो बैलेंस है, ये क्यों नहीं करेक्ट है, नहीं, हमको सिंपलेस्ट रेशियो में वो लिखना होता है। आप पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी बैलेंस रहेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी बैलेंस रहेगा, सिंपलेस्ट रेशियो में उसको करना होता है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, हमको सिंपलेस्ट रेशियो में उसको लिखना होता है, शुड नॉट दिस, नीदर दिस, ये नहीं करना होता, बैलेंसिंग चाहिए पर सिंपलेस्ट रेशियो। यहां लिख देता हूं, नोट, बैलेंसिंग should be done in simplest ratio। ठीक है,
अच्छा ये वाला देख ले, ये तो बैलेंस हो गया। ये वाला देख ले, अल्यूमिनियम एक एटम, वहां पर 2 एटम, क्या करें सर, लगा दो 2 इधर। सर आप तो ये भी नहीं देख रहे किसको पहले बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, इतने सिंपल इक्वेशन में क्या देखना है यार, है ना। अब एल्यूमिनियम 2 हो गया, इधर भी 2 है, ठीक है सर आगे बढ़ते हैं। सर पेंसिल से लिखें कि पेन से लिखें, अगर मान लो तुमने पेन से लिख दिया, आगे देखते हैं। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना है 3। मैंने बोला 2 और 3 का सिस्टम होगा तो अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई करो, यानी क्या, यानी जहाँ 2 है वहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जहाँ 3 है वहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो ऑक्सीजन 3 2 6, इधर भी ऑक्सीजन 2 3 6, ओके। एल्यूमिनियम कितना हो गया 2 2 4, है ना, तो एल्यूमिनियम 4 हो गया, इधर कितना लिखा था 2। सो अगर पेन से लिखा होता तो काटा कुटी हो जाती, तो सिंपल है, पेंसिल से लिख दिया। नाउ दिस इज बैलेंस्ड, 4 एल्यूमिनियम, वहां भी 2 2 4, 3 2 6 ऑक्सीजन, उधर भी 6 ऑक्सीजन। सिंपल है सर, आगे बढ़ो सर, आगे थोड़ा ऐसा इक्वेशन बताओ ना जहां मजा आ जाए, एकदम मजा आ जाए। सो देखो भाई, चौथा इक्वेशन लिख दे। मजा आ जाएगा तो ये नहीं कह सकते, पर डेफिनेटली हम लिखेंगे जरूर, ठीक है। सो वी हैव एल्यूमिनियम AlCl3 प्लस, सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम ना एसिड से रिएक्ट करते हैं, सॉरी एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एसिड से रिएक्ट करते हैं। सो इट विल बी लाइक Al2O3 प्लस HCl gives AlCl3 प्लस H2O। सर ये आप कैसे लिख पा रहे हो, कौन कैसे रिएक्ट कर रहा है, थोड़ा पढ़ना पड़ता है, आगे की कहानी जब सीखोगे ना तो समझ में आएगा। फिलहाल इसको बैलेंस करना ट्राई करो। पानी तो भाई खत्म हो रहा है, कमाल है, ट्राई करो जल्दी। बताओ, आज कुछ ज़्यादा ही प्यास लग रही है, आज ज़्यादा खाना खा लिया लगता है। इट्स ओके। चलो कर लिया ट्राई। लेट एस, मैं तब तक एक और इक्वेशन देता हूँ, मैं उसको ट्राई करूँ। सो द फोर्थ वन इज, एक काम करते हैं, मेरे पास है ना इक्वेशन का भंडार है, तो भंडार में से 1 2 निकाल लें, या फिर ऐसे ही दे दूँ और सिंपल वाला एक आध दो। जैसे मान लो एसिड, एक सेकेंड, यू डू दैट, ओके। एसिड H2SO4 प्लस अ बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स सॉल्ट, न्यूट्रलाइजेशन बता रहा हूँ मैं, सॉल्ट CaSO4 कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर। कम ऑन, एक और लिख देता हूँ न्यूट्रलाइजेशन में से ही। वन एसिड इज HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिव्स KNO3 प्लस H2O, ठीक है। चलो अब करते हैं इसको हम बैलेंस। तुम ये वाला ट्राई कर लेना पॉज करके, एंड देन वी कैन डेफिनेटली डू इट। सो यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है, इधर एल्यूमिनियम 1 है, तो आई राइट 2 हियर, ठीक है। पेंसिल से करना सारा काम, ठीक है। आई राइट 2 हियर। इसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है एंड ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, सो आई राइट 3 हियर, ठीक है। अब देखना हाइड्रोजन कितना हो गया, इधर 3 2 6 और इधर कितना हाइड्रोजन, ओनली 1, सो आई राइट 6 हियर। सो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, 6 हाइड्रोजन, इधर भी 6 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 3, इधर भी लिखा है ऑक्सीजन 3। एल्यूमिनियम 2, क्लोरीन कितना देखो, 2 3 6 क्लोरीन, यहाँ पर भी 6 क्लोरीन, सो दिस इज बैलेंस्ड। वाह सर 6 भी आता है, आता क्यों नहीं है, कुछ भी आ सकता है भाई। देन वी हैव दिस H2SO4 प्लस CaOH ट्वाइस गिव्स CaSO4 प्लस H2O। कर लें इसको, हाइड्रोजन 2, कैल्शियम 1,
सल्फर एक, ऑक्सीजन 4। देखो यहां ध्यान से देखना, 4 ऑक्सीजन यहां पर है और 2 ऑक्सीजन यहां पर है, कितना हो गया 6 ऑक्सीजन। यहां पर भी 4 ऑक्सीजन इधर है और 1 ऑक्सीजन इधर है, सो आई हैव टू राइट 2 हियर। सो अब ये 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, 6 हो गया। सो इधर भी 4 + 2 6 ऑक्सीजन, यहाँ भी 4 + 2 6 ऑक्सीजन। नाउ चेकिंग, कैल्शियम 1, हाइड्रोजन कितना है देखो, हाइड्रोजन 2 एंड हाइड्रोजन 2, कितना हो गया 2 + 2 इज 4। हाइड्रोजन यहाँ पर भी कितना हो गया 4। आई थिंक नाउ इट इज बैलेंस्ड, हो चुका है बैलेंस अब ये, है ना। यस, अगला इसमें तो बड़ा ही सिंपल लग रहा है ये भी। हाइड्रोजन देखो 1 और 1 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन 3 + 1 इज 4, ऑक्सीजन 3 + 1 इज 4, 1 पोटेशियम देयर, 1 पोटेशियम देयर, ठीक है। और उसके बाद नाइट्रोजन 1, सो दैट इज ऑल्सो, दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, ठीक है, पहले से ही बैलेंस है, कोई टेंशन जरूरत नहीं। बहुत लोग इसमें भी मेहनत कर रहे होते हैं, 2 लगा दिए सब जगह, पहले से ही बैलेंस है, ठीक है। क्या करना है अगला, अब ये अच्छे से ट्राई करोगे, 7th वाला यहाँ पर अच्छे से ट्राई करोगे, बढ़िया सा इक्वेशन दे भाई। ओके, सो वी हैव C6H12O6, सर इतना खतरनाक, C6H12O6 प्लस, ये तो वही वाला अपना प्यारा वाला रेस्पिरेशन का रिएक्शन है, इज गिविंग वाटर प्लस CO2, रेस्पिरेशन का रिएक्शन है। चलो बैलेंस करके बताओ इसको। है आसान, मतलब दिख रहा होगा नंबर बड़े हैं पर है आसान। बैलेंस करके बताओ गाइस, कम ऑन। सो यहां पर 6 कार्बन, इधर 1 कार्बन, तो ऑब्वियसली आई राइट 6 हियर, ठीक है, आई राइट 6 हियर। कहाँ गया भाई, ला 6 लिख दिया यहाँ पर, कार्बन 6 और 6 हो गए। अब देखो आइदर यू डू विथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। सपोज मैं हाइड्रोजन से कर रहा हूँ बैलेंसिंग शुरू, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा नंबर में है, यू कैन डू इट, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर हाइड्रोजन से कर रहा हूँ मैं। सो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है 12 और इधर कितना है ओनली 2, सो आई राइट 6 हियर, 6 + 12, ठीक है। अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, बस ऑक्सीजन बचा है, तो देखो कर लेते कैसे ऑक्सीजन हो गया कि नहीं हुआ। सो ऑक्सीजन यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2, कितना हो गया 8, कितना ऑक्सीजन हो गया 8 हो गया। अब इधर देखो 6 ऑक्सीजन और यहाँ पर 6 × 2 = 12, है ना, ये तो मल्टीप्लाई होगा, तो 12 + 6 इज 18, जबकि यहाँ पर सिर्फ 8 है, तो 18 कैसे होगा ध्यान देना, 6 ऑलरेडी है, तो 6 में क्या जोड़ेंगे तो 18 आएगा। 6 तो यहाँ पर है, जो भी चेंजेस करूंगा मैं यहाँ पर करूंगा, बहुत आसान है, बिकॉज सिर्फ ऑक्सीजन है इधर, तो नंबर डालूंगा आराम से बैलेंस हो जाएगा। सो 6 + हाउ मच इज 18, 12 ना, तो यानी 12 इधर 12 भरना है, 2 ऑलरेडी है, 6 लगा दिया, 6 × 2 = 12 हो गया। तो यहाँ 12 ऑक्सीजन एंड प्लस 6 ऑक्सीजन इज मेकिंग इट 18, और वहां पर तो है ही 18, सो दैट इज बैलेंस्ड, ठीक है। बढ़िया इक्वेशन था, आगे देखें। So we have Ag2S, ठीक है, 8 वाला है। अबे मजाक चल रहा है। Ag2S gives Ag plus S8, है ना, S8 वो क्राउन शेप वाला जो सल्फर होता है। ओके, सो यहाँ पर बैलेंस करना है। आई स्टार्ट विद एनीवन, यू कैन डू इट, सल्फर से भी कर सकते हो या सिल्वर से भी कर सकते हो। सो Ag2S, Ag2 है, यहाँ पर 2 डाल दो सीधे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिटाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। सल्फर देखो, यहाँ पर सल्फर है 8, यहाँ पर है 1, सो सिंपली राइट 8 हियर, सीधे 8 आ जाएगा। अब जैसे यहाँ 8 डाला तो सिल्वर कितना हो गया 8 × 2 = 16, तो यहाँ पर सीधे सीधे कितना आ जाएगा, यहाँ पर सीधे सीधे कितना आ जाएगा, इट विल बी, है ना, 8 × 2 = 16 है, सीधा 16 लगा दिया। सो तुम्हारा बैलेंस हो गया ये। सल्फर इज 8, राइट साइड में 8, सिल्वर इज 8 × 2 = 16, यहाँ पर भी है 16, ठीक है। अब मैं एक इक्वेशन ना आई वांट कि देखो
इसमें ये नहीं है कि हमने किसको पहले बैलेंस किया किसको बाद में किया। नॉर्मली हम जो स्टार्टिंग में दिख रहा है, नॉर्मली जो मेटल्स है या जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के पहले हम बाकी एलिमेंट को पहले बैलेंस करें, बाद में हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे जाते हैं। और ऐसे जो आइसोलेटेड वाले होते हैं, जैसे यहाँ पे O2 था, अकेले था, इसको बैलेंस करना एंड में आसान होता है, इसके लिए इसको छोड़ के बाकी जो भी चीजें होती है, जैसे अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में आई प्रिफर्ड हाइड्रोजन, क्योंकि इसको बैलेंस करना एंड में ईजी है, नंबर उस हिसाब से भर दिए, है ना। तो जितना प्रैक्टिस करोगे ये चीजें स्किल में सेट होगी। ओके, अगला एक और देता हूँ एंड आई वांट कि आप ये एज अ होमवर्क करके आना, ठीक है। कमेंट करके मुझे बताना PbOH 4 टाइम्स, PbOH 4 टाइम्स प्लस Cu2O gives PbO2 plus CuOH। चलो ये वाला बताना, इसमें मैं लिख देता हूं एज कि ये यहाँ पर A है, यहाँ का कोएफिशिएंट, यहाँ का B है, यहाँ का C है, यहाँ का D है, ठीक है। मान लो अगर ये बैलेंस्ड है तो A B C D की वैल्यू 1 है, अगर बैलेंस नहीं है तो A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2, 3, जो भी आएगा वो आपको ऐसे कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, सो आप जो बोर्ड पर देख पा रहे हो, थोड़ा सा बताओ जी कि मतलब क्या एग्जैक्टली समझ आ रहा है इससे, कि ये जो पैटर्न है A प्लस बी प्लस सी, सॉरी A प्लस बी गिविंग AB या A प्लस बी प्लस सी गिविंग ABC, मतलब जितने भी रिएक्टेंट्स है दे आर गेटिंग कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। यहां पर एक बहुत ही खास बात क्या दिख रहा है कि देयर इज अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। और इसके बिल्कुल अपोजिट यहां पर देख सकते हो कि व्हेन यू हैव अ सिंगल रिएक्टेंट और जो ये टूट के 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बन जाता है, तो ये 2 अलग अलग टाइप के रिएक्शंस है, जिसको हम, इस वाले को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन और इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। ये ब्रेक हो रहा है ना, डिकम्पोज हो रहा है, सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो ये जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो पहला दिख रहा है आपको, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और दूसरा क्या है, दूसरा इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ना। दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। यहां पर कंबाइन हो रहे हैं केमिकल्स, रिएक्टेंट्स कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। इधर क्या हो रहा है, एक रिएक्टेंट है जो डिकम्पोज होके 2 और मोर प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहा है। तो इसमें अब हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं डेफिनेटली, और एग्जांपल पहले देते हैं। सो जैसे C प्लस O2 गिविंग CO2, सर बैलेंस कर दो, बैलेंस है ऑलरेडी, ठीक है। H2 प्लस O2 गिविंग H2O, सर बैलेंस कर दो, ये तुम करो ना, मतलब बैलेंस करना जरूरी है एग्जाम में। सो 1 यूनिट वे सिंपल है यार, है ना। सो देखो सब में कंबाइन हो रहा है। ऑल्सो डिकम्पोजिशन में क्या होता है सर, डिकम्पोजिशन में डिकम्पोज होता है, जैसे कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं 1000 डिग्री सेल्सियस, इट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सर ये क्या है, डिकम्पोज हुआ ना यार, देखो सिंगल रिएक्टेंट था, ब्रेक हो गया, 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बन गए यहाँ पर, है ना। ऑल्सो और भी कई सारे हैं, जैसे कि, बट मैं आगे बताऊंगा, इसके टाइप्स में आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। AgBr का H2O ब्रेक होता है इलेक्ट्रिसिटी में, वो भी बताऊंगा आगे, ठीक है। सो कैन यू डिफाइन दिस, कम ऑन, बताओ जल्दी से, कमेंट करो। अरे कमेंट करो, ऐसे थोड़ी चलेगा, अरे ए ना चल बे भाई, जल्दी करो, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच, ये कॉमन है सब में, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच, आगे क्या लिखना है, आगे लिखना है 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। सीधा मैं वही लिख रहा हूं, बाकी तुमको लिखना है 2 और मोर रिएक्टेंट्स। मैं यहां पे सीधे ऐसे लिख देता हूं यार, 2 और मोर रिएक्टेंट्स combine to form a single product,
इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है? क्लियर है। वैसे यहां पर क्या लिखेंगे भाई, इस वाले में क्या लिखेंगे बताओ? द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेस टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट, है ना? अ सिंगल रिएक्टेंट, अरे जोर से बोलो, बोलो, सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेस टू फॉर्म 2 or more product, 2 or more products। ठीक है। वैसे मतलब ये सब चीज़ें एकदम रेडीमेड में कहाँ मिलती है? टारगेट 95+ में। ठीक है। तो आई होप कि तुम लोग जब भी वीडियो में आ रहे हो तो वो चीज़ देख के आ रहे हो, सो दैट द अंडरस्टैंडिंग इज क्वाइट एकदम क्रिस्टल क्लियर वाला हो। ठीक है। ये थोड़ा सा आपको बोर्ड वाली फील देगा। ठीक है। एकदम करते करते पढ़ते एकदम क्लासरूम वाली फील देगा भाई। ये लॉकडाउन में ना मतलब वो मिस कर रहे होगे, आई नो, क्लासरूम का। मतलब मैं सोचता था कि कभी ऐसा दिन आएगा कि लोग सारे लोग ऑनलाइन पढ़ेंगे, पर एक्चुअली बहुत जल्दी आ गया वो दिन, है ना? मतलब स्कूल का जो एंजॉयमेंट है। खैर, मैं तुम्हारे जले पे नमक नहीं छिड़कना चाहता। काफ़ी लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, बट नहीं यार, स्कूल का भी अपना एक मज़ा है, और वो दोस्ती, वो यारियाँ, है ना, वो मस्ती, वो सारी चीज़ें बहुत मिस होती होंगी। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में यार। ठीक है। इसलिए टोपी बन के आया हूँ थोड़ा सा, फॉर नो रीज़न। ठीक है, आगे देखते हैं। सो व्हाट इज दिस? द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच, अब देखो यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर है जी, ये इसने ना इसकी जगह ले ली है, इसको निकाल दिया है और इसकी जगह ले ली। देखो Cb+A बना है। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन तभी हो सकता है जब ये बाहर वाला जो केमिकल है या बाहर वाला जो एलिमेंट है वो इस अंदर वाले एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव है। स्पेशली मेटल्स में होता है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयन। तो मैं लिख सकता हूँ जिंक प्लस आयन सल्फेट FeSO4, है ना? अब जिंक क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव आयन से, ये उसकी जगह ले लेगा, डिस्प्लेस कर देगा। इट विल बी फॉर्मिंग ZnSO4 प्लस Fe। अब तुम बोलोगे सर ये अगर हम ऐसे लेते ZnSO4 प्लस Fe को लेते तो क्या रिएक्शन होता क्या? नहीं, बिकॉज बाहर वाला मेटल अंदर वाले मेटल से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है। सो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट तभी होगा, रिएक्शन तभी कंप्लीट होगा जब बाहर वाला मेटल इज मोर रिएक्टिव। सो यहाँ पर आते हैं अपने उस डेफिनेशन पे। थर्ड वाला इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है। तो यहां पर वैसे ही लिखना पड़ेगा सर, a more reactive element displaces a less reactive element from its compound। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हियर इज योर एग्जांपल। तो इसमें याद रखो, नॉर्मली ऐसा भी एक है, कॉपर सल्फेट को, अगर कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर जो है ये जिंक से कम रिएक्टिव है, आयन से भी कम रिएक्टिव है, तो तुमको इसको रिएक्ट कराना है तो तुम जिंक भी लिख सकते हो यहाँ पे, आयन भी, बिकॉज एनी हाउ दे आर मोर रिएक्टिव। ये बाहर जो रहेगा तो इसको डिस्प्लेस कर पाएगा। सपोज मैं आयन का लिख देता हूँ, तो सिंस जिंक मोर रिएक्टिव देन आयन, मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो सबसे कम रिएक्टिव कॉपर है। तो बेसिकली कॉपर सल्फेट है तुम्हारे सामने, तुम आयन से भी रिएक्ट करा सकते हो, जिंक से भी कर सकते हो। पर अगर कॉपर लिया और जिंक सल्फेट के सामने रख दिया, या कॉपर लिया और आयन सल्फेट के सामने रख दिया, तो रिएक्शन नहीं होगा, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन दोज मेटल्स। ठीक है। तो ये होगा FeSO4 प्लस क्या, Zn नहीं प्लस Cu। ओके। तो ये हो गया अपना क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आता है बारी हमारे
इस 4 टाइप में कॉम्बिनेशन पैटर्न में 4 टाइप में चौथा वाला, जिसमें क्या हो रहा देखो जरा कि अगर सी ने बोला कि भैया ए मैं तो तेरी जगह लेके रहूंगा, कह के तेरी जगह ले लूंगा मैं, हाँ जी, तो यहां पर सी गया ए की जगह लेने, ए को हटा दिया, ए ने बोला ठीक है तू अगर बी के साथ रहेगा तो मैं तेरी जगह ले लूंगा, मैं डी के साथ रहूंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, मतलब ऐसे हुआ, समझ रहे, ऐसे इधर का बंदा उधर, उधर का बंदा इधर, ठीक है। तो ये जो हुआ दिस इज एक डिस्प्लेसमेंट यहां हुआ, एक डिस्प्लेसमेंट यहां, सो दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। क्या हो गया ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लिख देता हूं यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे यहां पर बहुत ही सिंपल एक न्यूट्रलाइजेशन ले लेते हैं हम, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज एसिड प्लस एक बेस ले लेते हैं NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो Na जो है H की जगह आया, NaCl बन गया, समझ रहे हो, Na जो है यहां पर आया, H के को हटा के Cl के साथ जुड़ गया, NaCl बन गया, और H जो है OH के साथ आ गया और ये वाटर बन गया। सो दैट इज वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट, एक ने इसको रिप्लेस किया और उसने क्या किया, फिर उसकी जगह ले ली, है ना, सी ए के पास आया, ए की जगह ले ली सी ने, और ए गया सी की जगह पर जाके बैठ गया, सो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट, ओके। अब यहां पर हम क्या लिखें, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच, क्या होता है इसमें, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच क्या म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस, क्या बोलते हैं इसको, ये टेक्निकल टर्म याद रखना, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वाह क्या बात है, क्या ही बात है। आगे देखें, आगे देखते हैं भाई। यस सर ये क्या है, मतलब ये ट्रायंगल दिखाया, वहां पर हीट दिखाया, मतलब समथिंग रिलेटेड टू हीट, यस दिस इज समथिंग रिलेटेड टू हीट, ओके। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एनर्जी, नॉट ओनली हीट, reactions involving energy, ओके। सो यहां पर हम हीट दे रहे हैं, पर जरूरी नहीं कि हमेशा हीट को ही सप्लाई करें, कभी वो एनर्जी लाइट भी हो सकती है, कभी वो इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है, वो मैं इसकी बात वाला स्लाइड में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अगर मान लो कि जनरली एनर्जी जब सप्लाई की जा रही है, इसमें देख रहे हो एनर्जी सप्लाई किया जा रहा है, अगर एनर्जी नहीं दिया होता, ये ट्रायंगल मतलब हीट है, अगर हीट नहीं दिया होता तो ये रिएक्शन नहीं हो पाता, तो यहां हीट सप्लाई करना जरूरी है। द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एनर्जी इज सप्लाइड, एनर्जी इज सप्लाइड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा, ये पहला वाला, दिस इज एंडो। वैसे थर्म का मतलब तो हीट होता है, पर यहां पर तुम एनर्जी रखना दिमाग में, क्योंकि हमेशा हीट नहीं होता, कभी लाइट और इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है। सो दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एनर्जी इज सप्लाइड, द टाइप ऑफ रिएक्शन विच एनर्जी इज सप्लाइड इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शन जिसमें वो अपने आप खुद ब खुद वो रिएक्शन हो रहे हैं और एनर्जी इज लिबरेटेड। देखो यहाँ पर हीट बाहर निकली, मतलब तुमने लिया पानी, तुमने लिया कैल्शियम ऑक्साइड, अपने आप रिएक्शन हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, उसका एग्जाम्पल जो है मैं यहीं पर लिख देता हूँ कि तुमने लिया CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस उसको पानी मिलाया उसमें, ठीक है। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड क्विक लाइम, क्विक लाइम को पानी मिलाया, ये बनेगा स्लेकेड लाइम, CaOH ट्वाइस, ठीक है, स्लेकेड लाइम बना, और प्लस यहाँ पर हीट भी इवॉल्व होती है, ठीक है। सो जहां पर हीट लिबरेट होती है, या मैं कह सकता हूं जहां पर एनर्जी रिलीज होती है, या फिर एस्केप होती है, या लिबरेट होती है, या एनर्जी इवॉल्व होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द टाइप ऑफ रिएक्शन विच एनर्जी इज लिबरेटेड
इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कूल, आ गई बात समझ में? यहां पर तो बताया नहीं सर एग्जाम्पल, ऐसे थोड़ी चलेगा, यहां पर एग्जाम्पल ले लो भाई। कैल्शियम कार्बोनेट अभी लिखा था मैंने, कैल्शियम, दिस इज लाइम, इसको अपन हीट करते हैं 1000 डिग्री पे, दिस इज गिविंग कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, गैस इज लिबरेटेड। गैस लिबरेटेड के लिए हम ये साइन दिखाते हैं, यस सर, ठीक है। सॉलिड के लिए हम S लिखते हैं, अगर कहीं लिक्विड रहा तो हम उसको L लिखते हैं, और अगर कोई एक्वस रहा, एक्वस मतलब डिसॉल्व्ड इन वाटर रहा, तो हम AQ लिखते हैं। फिजिकल स्टेट्स मेंशन किया जाता है। सॉलिड के लिए S, गैस के लिए G लिख सकते हो, तो S, L, G और AQ ये 4 स्टेट्स है जो आप मेंशन कर सकते हो टू मेक द रिएक्शन मोर स्पेसिफिक, मोर ऑफ क्या बोलते हैं उसको, इंफॉर्मेटिव, ठीक है, ये लिखा जा सकता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस। एक्वस मतलब जो पानी में घुल चुका है, जैसे नमक लिया आपने पानी में डाला तो Na+ और Cl- ये एक्वस स्टेट में होंगे, डिसॉल्व्ड इन वाटर, नथिंग एल्स। सॉल्यूशन तो कई तरह के हो सकते हैं, वाटर के अंदर का है उसको एक्वस बोलेंगे, ओके। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर टाइप्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो हम कह रहे हैं ना कि यहाँ पर हम जो एनर्जी सप्लाई करेंगे वो हीट के भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि हीट से हमने डिकम्पोज किया, ठीक है, हीट से हमने डिकम्पोज किया। वो डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी से भी हो सकता है, जैसे पानी में, पानी को हम अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करें, ठीक है, सो उसमें से हम उसको H2 और O2 में बदल सकते हैं। So the decomposition, the breakdown can also occur by passing electricity, electric energy, and sunlight या light से भी हो सकता है रिएक्शन, जैसे AgBr या AgCl का decomposition। AgBr is giving silver plus Br2, ठीक है, तो ये आपका लाइट की वजह से ब्रेक हुआ है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है उसके टाइप्स आप याद रखना, एक बाय हीट, डिकम्पोजिशन कर सकते हैं बाय हीट, दूसरा है डिकम्पोजिशन कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रिसिटी, और तीसरा है डिकम्पोजिशन कर सकते हैं बाय लाइट। तो अगर कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन किया तुमने हीट की वजह से, तो उसको थर्मोलाइटिक, लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, एक बात याद रखना, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, डिकम्पोज होना, ब्रेकडाउन और डिकम्पोज, ठीक है। सो व्हेन आई से थर्मोलाइसिस, मतलब थर्म मतलब हीट, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, तो हीट की वजह से ब्रेकडाउन हुआ है, हीट की वजह से केमिकल ब्रेक हुआ। यहां पर देखो केमिकल टूटा है हीट की वजह से। अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हुआ है तो व्हाट आई विल कॉल, ऑब्वियसली यहां पर आंसर आना शुरू होगा, मुझे यहां तक सुनाई दिया, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, यानी केमिकल्स को तोड़ा गया यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। और अगर लाइट की वजह से हुआ है तो उसको अपन नाम देंगे फोटोलाइसिस। फोटो का मतलब लाइट, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। तो यहां पर ये केमिकल लाइट की वजह से ब्रेकडाउन हुआ। सिल्वर क्लोराइड का भी होता है ऐसे, ठीक है। इन रिएक्शंस को टेक्स्ट बुक में देखना कि भाई इस रिएक्शन को स्पेसिफिकली कहाँ यूज किया जाता है, व्हाट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस। एक बार मुझे एनसीईआरटी अपने बुक में चेक करके बताना और कमेंट करके बताना, ठीक है। आगे, यस, नाउ व्हाट इज दिस, यहां पर कुछ ऊपर एरो तो ठीक था, ये डाउन हेड एरो का मतलब क्या है, इसको हम ना ऐसे भी लिखते हैं, डाउन हेड एरो भी लिखते हैं, या फिर यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज AgCl और ये PPT। PPT मतलब प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, तुमने मान लो कोई केमिकल लिया, जैसे ये केमिकल लिया, इसमें ये दोनों एक्वस फॉर्म में है, AgNO3 प्लस KCl, ये दोनों एक्वस फॉर्म में है, दिख रहा है ना यहाँ पर। और जब ये रिएक्शन हुआ तो क्या फॉर्म हुआ, रिएक्शन हुआ तो एक बना AgCl और दूसरा क्या बना है, दूसरा बना है KNO3। तो KNO3 भी एक्वस है, वो नीचे वो डिसॉल्व हो जाएगा, KNO3 भी डिसॉल्व एक्वस फॉर्म में। लेकिन जो डिसॉल्व नहीं हो पाया ऐसा सॉलिड है अपना AgCl2। तो ये जो है दिस वाज नॉट डिसॉल्व्ड, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स
इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं जो नीचे सेटल होते हैं, ऐसे नीचे सेटल होते हैं। इट इज इनसोल्यूबल सॉल्ट फॉर्म, इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स यहां पर फॉर्म हुए हैं। और ऐसे इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? हम कहते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। और ऐसे रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच insoluble solid particles are formed, इसको हम क्या बोलते हैं? ऐसे रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और ऐसे इनसोल्यूबल पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड प्रेसिपिटेट। ओके, होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मंत्रा, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? यस, दिख रहा है, इट इज रेडॉक्स रिएक्शन। तो इससे पहले क्या पढ़ा है सर हमने? इससे पहले बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, जैसे कि हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूलाज, हाउ टू बैलेंस इक्वेशंस, ठीक है। पिछली बार हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखे थे। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि भाई रेडॉक्स रिएक्शन है क्या, इतना बवाल हो रखा है इसका, ठीक है। आइए देखते हैं। सो यहाँ पर दो शब्द हैं, एक है रेड और दूसरा है ऑक्स। तो यानी कुछ ऐसे ही होगा, एक है रेड, दूसरा है ऑक्स। एक्चुअली रेड इज स्टैंडिंग फॉर अ वर्ड रिडक्शन। रेड क्या होता है? रेड कुछ नहीं होता, रेड जो है वो एक शब्द से आया है यहाँ पर रिडक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन से 3 लेटर को उठा लिया, दैट इज रेड। अच्छा, और दूसरा क्या है सर? दूसरा है ऑक्स। ऑक्स यानी क्या? बैल, मतलब लाल बैल? नहीं, लाल बैल नहीं, पुराना जोक हो गया। सो दिस इज ऑक्सीडेशन। क्या है? ऑक्सीडेशन, बराबर। तो रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्शन एंड ओ स्टैंड्स, ऑक्स स्टैंड्स फ्रॉम ऑक्सीडेशन। तो यहां पर इससे ये वर्ड बना है रेडॉक्स। चलो ठीक है, दो शब्दों को क्यों मिला दिया? दो अलग अलग चीजें हैं, मिला क्यों दिया? क्योंकि दे टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। मैं यहां पर पहले ना इसका मीनिंग बता दूं, फिर हम एग्जाम्पल्स और सब चीजें समझेंगे, ठीक है। दे नॉर्मली, क्यों हमने साथ में मिला दिया उनको? दे ऑकर साइमल्टेनियसली, समझे? दे ऑकर साइमल्टेनियसली, एक साथ होते हैं भाई, ठीक है। किसी रिएक्शन में अगर रिडक्शन हुआ तो वहां जरूर ऑक्सीडेशन भी हुआ होगा। सो व्हाट इज दैट? पहले हम ना ऑक्सीडेशन से ऐसी शुरुआत करते हैं कि ऑक्सीडेशन है क्या चीज। नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑक्सीडेशन, किसी चीज को ऑक्सीडाइज कर देना। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन ऐड कर देना, समझ रहे हो? मैं डेफिनेशन को धीरे धीरे बना रहा हूं, देखना। सो आई स्टार्ट विद ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज एडिंग ऑक्सीजन टू समथिंग, ठीक है। ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सही है सर? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ओके। तो रिडक्शन क्या होगा सर? रिडक्शन नाम से लग रहा है कोई चीज रिड्यूस कर दी, निकाल दी उसमें से, रिमूव कर दी गई है। बिल्कुल सही, इसी का उल्टा है, वो अपोजिट प्रोसेस है। दे आर एग्जैक्टली अपोजिट, लिख दूं यहां पर, दे आर एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ ईच अदर, ठीक है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, तो यहां पर द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट इज रिडक्शन? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। Reduction is a process of removal of oxygen. That is addition of oxygen. This is removal of oxygen. इतना सिंपल सा था, इतना हमको कठिन लग रहा था। कुछ और जोड़ते हैं इसमें। ये तो ऑक्सीजन के कॉन्टेक्स्ट में हुआ, अभी इसको हाइड्रोजन की कॉन्टेक्स्ट में भी हम 10th में डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो और भी एलिमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में होता है, बट 10th में हमको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के हिसाब से चल जाता है। इवन इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट भी नहीं चाहिए हमको, ठीक है, अगर कोई बड़ी बड़ी बातें सोच रहा तो, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और एडिशन है, कुछ रिमूवल भी कर देते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन,
ये क्या बात हुई सर, यहाँ पर अभी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन बोल रहे थे, अभी सीधा हाइड्रोजन आ गया। कोई नहीं, वही है, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इतना याद रखो। अगर मान लो किसी केमिकल से कहीं पर, अगर किसी केमिकल से, मान लो ये केमिकल है, इसमें अगर ऑक्सीजन ऐड किया जा रहा है, ऑक्सीजन दिया जा रहा है, तो यू कैन कॉल दिस एज ऑक्सीडेशन। सही है, सही है। या फिर अगर किसी केमिकल में ऑलरेडी अगर उसमें हाइड्रोजन मौजूद है, उसमें से हाइड्रोजन को निकालना, हाइड्रोजन को उसमें से रिमूव करना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है? या तो ये हो रहा हो तो, या तो ये हो रहा हो तो तुम क्या बोल सकते हो, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? यहां पर आगे देखिए, इसमें उल्टा जोड़ दो, फिर वही बात है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर क्या लिखूं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। नहीं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन वहां हो गया, यहां पर क्या आएगा, बोलो ना अपोजिट है, इधर आएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो आइदर इट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो तो, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो तो यू विल कॉल इट एज रिडक्शन। ठीक है, जैसे मान लो ये एक केमिकल है भाई, और ई केमिकलवा में क्या हो रहा है, इसमें से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को निकाला जा रहा है, तो क्या बोल दोगे इसको बोल दोगे रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो भाई रिडक्शन बोलेंगे हम। ये भाई ठीक है। या फिर अगर किसी केमिकल में, अगर कोई केमिकल में हाइड्रोजनवा ऐड हो रहा है, तब भी तुम क्या कहोगे, यू कैन कॉल इट एज रिडक्शन। आ गई बात समझ में, पल्ले पड़ गई बात, एकदम क्लियर है सर। एग्जाम्पल दे देते तो बढ़िया होता। तो देख लो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, तुम्हारी किताब में 50 एग्जाम्पल दिए हुए है ना। 50 तो नहीं दिए सर, इतना मत बोलो। तो ठीक है ना, एक दिया है ना, लेट मी चेक। चलो कौन सा, आई डोंट हैव यार, फोन तो यहाँ पर है नहीं। ठीक है, तो एकदम बहुत ही सिंपल सा जनरल सा एग्जाम्पल है। तो मैंने लेड ऑक्साइड का दिया है तुमको वैसे तो तुम्हारे एक्सरसाइज में, बट मैं ना एकदम ऐसे लिखता हूँ कि भाई तुम फिर समझ जाओगे ऐसे। ओके, सो एकदम जनरल, इट इज नॉट एनी एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल नहीं, एकदम जनरल है। मान लो कि ये एक केमिकल है AO, so this is one chemical AO। इसमें A क्या है, कोई एक एलिमेंट है, आई डोंट नो, A इज सम एलिमेंट, ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट है वो। और O क्या है, O इज ऑक्सीजन हियर। O क्या है, O ऑक्सीजन है, प्लस B। अब हुआ ये कि रिएक्शन कंप्लीट हुआ इसमें, और ये ऑक्सीजन इसने खींच लिया, तो यहां बना BO प्लस A। अब ना सब ध्यान अपना जो है यहां पर केंद्रित कर दो। किधर केंद्रित करना है सर, लाओ बताओ, यहां पर देखो। सो इधर पे AO और B में क्या क्या चीजें हुई हैं वो देखो। AO से वी कैन सी, मतलब इधर से देख के समझ में आ रहा है कि यहां से ऑक्सीजन निकला, और वो ऑक्सीजन कहां सेट हो गया, आके इधर आके सेट हो गया। तो यहां से निकला और इधर ऐड हुआ, तो जहां से ऑक्सीजन निकला है उधर क्या हुआ है, उधर हुआ है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। निकला मतलब वहां रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं सर, रिडक्शन। तो यानी कि AO में क्या हुआ है, AO में हुआ है रिडक्शन। सो AO इज द साइट ऑफ रिडक्शन। ओके, ऐसे ही B में क्या हुआ है, B में ऑक्सीजन ऐड किया गया है, यानी B में हुआ है ऑक्सीडेशन। इससे सिंपल क्या हो सकता है सर, सिंपल है। ओके, अच्छा मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, थोड़ा सा और बातों को क्लियर करने के लिए। ठीक है सर, पक्का क्लियर ही करोगे ना? यस यस। मान लो एक केमिकल है X है, उसमें H हाइड्रोजन एडेड है। सो ये XH इज वन कंपाउंड, X इज वन एलिमेंट, और वो हाइड्रोजन से अटैच है, बॉन्ड बना के कंपाउंड बना हुआ है। सो दिस इज वन मॉलिक्यूल सपोज। ठीक है, अच्छा इसको हम Y से रिएक्ट करने वाले हैं। अब ये ना ऐसा है कि सेट हो गया, अभी कहीं भी अप्लाई करो चल जाएगा तुमको, इसलिए ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ठीक है, सो दिस विल बिकम, तुम ही बताओ कमेंट करके, है जी। सो दिस विल बिकम X प्लस HY या YH वट एवर। ठीक है, अब ध्यान लगाओ यहां पर,
इधर ध्यान लगाओ, ठीक है। हमको क्या दिख रहा है सर? हमको ये दिख रहा है कि यहां से हाइड्रोजन निकला है और हाइड्रोजन वही यहां पर आके ऐड हो गया है, ठीक है। यानी XH में क्या हुआ है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दिख रहा है ना, हाइड्रोजन वहां से रिमूव हुआ और Y में ऐड हुआ, तो यहां रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड व्हाट? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। याद है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यानी XH में क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। और Y में, दोस्तों Y में क्या हुआ है? हाइड्रोजन ऐड हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी XH में हुआ ऑक्सीडेशन और Y में हुआ रिडक्शन। अच्छा सर, एक चीज और पूछी जाती है इस पार्ट में से, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एंड रेड्यूसिंग एजेंट्स। मैं यहां पर लिख दूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन? और रेड्यूसिंग एजेंट। इधर लिख देता हूं रेड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रेड्यूसिंग एजेंट। सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता होगा? यहां तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आया, पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता होगा? कौन होता होगा? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, ऐसा केमिकल जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, which oxidizes other chemical and itself get reduced. Chemicals that oxidizes other chemical and itself get reduced. ठीक है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे। समझ में आ रहा है? मतलब मैंने अगर दूसरों में, यहां एक केमिकल बैठा है, मैंने इसमें ऑक्सीजन ऐड कर दिया, मतलब यहां पर मैंने ऑक्सीडेशन कराया है सामने, इसलिए मैं क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे ही अगर मैंने किसी सामने वाले केमिकल में रिडक्शन, ऑक्सीजन रिमूव किया, तो व्हाट आई एम रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरे को रिड्यूस करे वो रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। केमिकल्स दैट ऑक्सीडाइजेस, केमिकल्स मत लिखो, सिर्फ केमिकल दैट ऑक्सीडाइजेस अदर केमिकल्स, that oxidizes other chemicals but itself get reduced। जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, लेकिन जाहिर सी बात है कि यहां पर इसने B ने, देखो यहां पर ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले इसको मैं लिख लेता हूं, फिर मैं इसका मीनिंग बताऊंगा। ओके, पहले लिख लूंगा फिर मीनिंग बताऊंगा। यहां पर उल्टा लिख दो, द रेड्यूसिंग एजेंट, जो दूसरे को रेड्यूस करे, जो दूसरे को रेड्यूस करेगा खुद में ऑक्सीडेशन होगा। आई विल जस्ट शो इट टू यू हियर, पहले खाली देख लो। केमिकल दैट reduces other chemicals but itself get oxidized, इसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। जो सिंपल याद रखो, जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता फिरे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो सामने वाले को रिड्यूस करता फिरे वो रिड्यूसिंग एजेंट। सर आपने क्या बोला, लेकिन ये ऑक्सीडाइजेस अदर केमिकल बट इटसेल्फ गेट रिड्यूस, ऐसा होता है क्या? खुद रिड्यूस है, देख लो यहां पर। अब इसमें ध्यान से देखना, सिर्फ यहीं पर, मेन तो कहानी पूरा खेल यहीं पर है। अब देखो रिडक्शन कहां पर हुआ है? रिडक्शन कहां पर हुआ है? एओ में। यानी यहां पर ऑक्सीजन यहां से रिमूव हुआ, पर ये ऑक्सीजन बिना बी के प्रेजेंस में रिमूव होता गया नहीं। तो यानी यहां जो रिडक्शन हुआ है, यहां पर जो रिडक्शन हुआ है वो इसकी वजह से हुआ। ये सारा रिडक्शन का खेल बी की वजह से हुआ। दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर। यानी बी क्या हुआ? रेड्यूसिंग एजेंट। समझे? अगर बी नहीं होता तो क्या अपने आप ऑक्सीजन निकलता गया? नहीं, इसने निकाला वहां से। सो जहां रिडक्शन हुआ उसका सामने वाला रिड्यूसिंग एजेंट, इतना याद रखो।
सो AO की जगह पर रिडक्शन हुआ, बट ओनली बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ B. सो B इज द रेड्यूसिंग एजेंट. सही है. अच्छा, अब थोड़ा उल्टा देखो कि यहां B पर क्या हुआ है. B में ऑक्सीजन ऐड हुआ, यानी B में ऑक्सीजन ऐड हुआ का मतलब क्या है, B में हुआ है ऑक्सीडेशन. B में हुआ है ऑक्सीडेशन. ऑक्सीजन ऐड हुआ मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, लिखा है हमने. ठीक है. अच्छा, ये ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीजन आया कहां से, AO की वजह से. यानी AO अगर होता ही नहीं तो ऑक्सीजन यहां ऐड कैसे होता. सो यानी ये ऑक्सीजन ऐड हो पाया ओनली बिकॉज ऑफ दिस AO. सो दिस AO इज व्हाट, दिस इज, ये इसने वो ऑक्सीडेशन कराया है, A नहीं, AO पूरा केमिकल बोला जाएगा. सो दिस AO इज दैट फैक्टर जिसने ऑक्सीडेशन कराया, तो इसलिए उसको मैं बोलूंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. AO इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब बात समझे मैं क्या कह रहा था कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो सामने तो ऑक्सीडेशन करता है, पर उसके खुद में क्या होता है, देखो यहां पर रिडक्शन. ऐसे ही जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो सामने तो रिडक्शन करता है, पर उसके खुद में क्या होता है, ऑक्सीडेशन. फुल लॉजिक है. तुम इतना कंफ्यूज मत हो, तुमको बस ये देखना है ऑक्सीडेशन किधर हुआ. ऑक्सीडेशन किधर हुआ, जिधर ऑक्सीडेशन हुआ ना वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिधर रिडक्शन हुआ ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तुम्हारे लिए इतना काफी है. ठीक है. ऐसे यहां पर देख, एग्जाम्पल से करोगे, जो तुम्हारे बुक के एग्जाम्पल से करोगे एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा. ओके. ऐसे यहां पर इधर हाइड्रोजन यहां से रिमूव हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन. सही है. तो यानी XH में क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन. ये ऑक्सीडेशन किसने कराया, Y की वजह से हुआ. सो दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सिंपल है ना. Y इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऐसे ही XH में ऑक्सीडेशन हुआ, पर Y में क्या हुआ है, इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, पर ये रिडक्शन किया किसने, इसने. सो दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट. XH इज द reducing agent, as simple as that. अब तुम्हारे टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल में, इन टेक्स्ट में भी दिया हुआ है, एक्सरसाइज में भी दिया है, चेक करना. आज हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस करने जा रहे हैं. सर लास्ट टॉपिक कोरोजन एंड रैंसिडिटी, पर इसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं जो मैं चैप्टर के अंदर इंक्लूड करूंगा. सो फिलहाल इसको कंप्लीट कर लेते हैं, देन नेक्स्ट टाइम कुछ अलग हटके भी आएगा रिलेटेड टू द चैप्टर. ओके, सो लेट अस स्टार्ट एंड डू दिस फर्स्ट. पहला तो है अपना करोजन. अच्छा, पहली बात तो ये कि हमने पिछली बार क्या पढ़ा था, हमने पिछली बार पढ़ा था रेडॉक्स. रेडॉक्स में एक चीज थी रिडक्शन और दूसरा था ऑक्सीडेशन. नाउ ऑक्सीडेशन जो शब्द है वो अपने आप में ना बहुत बहुत गहरा है. ऑक्सीडेशन मतलब कई चीजें हमारे आसपास में ना ऑक्सीडाइज हो रही होती है. तुम देखते हो कि खाना जो है, जैसे मतलब अब जो इनफैक्ट कोरोजन और रैंसिडिटी दोनों ही ऑक्सीडेशन के अंडर आते हैं. मतलब ऑक्सीडाइज होना यानी सिर्फ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नहीं है ना, उससे भी कहीं गुना ज्यादा है, जो 10th के बाद आप चीजें सीखोगे. तो जब हम बोलते हैं कोई मेटल जो है उसमें उस पर कोरोजन हो रहा है, या मेटल के ऊपर जंग लग रहा है, आयरन के ऊपर या स्टील के ऊपर, या कोई चीज कोई मेटल है ना उस पर डिस्कलर हो रहा है, कुछ ऐसी चीज हो रही है, फेड हो रही है, तो यानी वो एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, है ना. ऑक्सीजन, मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाटएवर जो भी है उस पर अटैक कर रहा है और उसकी वजह से वो ऐसा हो रहा है. सो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ, उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं इनफैक्ट, है ना. इट इज ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स, जिसको हमने कोरोजन नाम दिया है. ठीक है. दूसरा रैंसिडिटी, जो भी ऑयल और फैट वाली जो भी फूड आर्टिकल्स है, जैसे ग्राउंडनट, शेंगदाना हो गया, है ना, मूंगफली, चिप्स, तो ये सब क्या है, ऑयली बेस है इसका, इसके अंदर ऑयल कंटेंट है. तो ऐसी कोई भी चीज को आप खुला छोड़ दो या फिर नॉर्मल डब्बे में रख दो जो एयरटाइट नहीं है, तो कुछ हफ्तों में उसका टेस्ट जो है ना वो थोड़ा सा खराब, जो स्पॉइल्ड लगता है वो. सो दैट इज अगेन कि एटमॉस्फेरिक केमिकल्स ने उस पर क्या किया है, उस पर कुछ ना कुछ रिएक्शन किया है उन ऑयल, उन फैट कंटेंट के ऊपर, और जिससे उसका टेस्ट और स्मेल खराब हुआ है. दैट इज कॉल्ड रैंसिडिटी, नो डाउट. पर वो भी कोरोजन के अंडर ही, सॉरी कोरोजन के अंडर बोल रहा हूँ, ऑक्सीडेशन के अंडर ही आता है. ठीक है. तो ऑक्सीडेशन की मैं बोल रहा हूं कि ऑक्सीडेशन की एग्जांपल्स में ही हम दो चीजें पढ़ रहे हैं. मतलब हमारे आसपास में एवरीडे लाइफ में जो ऑक्सीडेशन की एग्जांपल्स हैं उसमें पहला आता है कोरोजन,
ठीक है। और दूसरा हम पढ़ते हैं रैसिडिटी, इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, है जी। सो करोजन मतलब मैंने लगभग बता ही दिया है, मीनिंग तो सारी बता ही दी है, पर ठीक है समझ लेते हैं। करोजन इसी के एग्जाम्पल में, ठीक है, ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल में करोजन भी पढ़ेंगे, रैसिडिटी भी पढ़ेंगे। तो करोजन क्या है, कोई भी मेटल, द प्रोसेस बाय विच मेटल्स आर अटैक्ड बाय एटमॉस्फेरिक एजेंट्स, द प्रोसेस, ठीक गंदी स्पेलिंग कौन लिखता है सर, द प्रोसेस बाय विच metals are attacked by atmospheric agents like oxygen, moisture। moisture क्या होता है, moisture क्या होता है, it is water, पेपर ही होता है, वाटर कंटेंट ही होता है। सो हवा के अंदर जो पानी का कंटेंट है दैट इज मॉइस्चर। कार्बन डाइऑक्साइड और भी काफ़ी केमिकल्स है जो ये कर सकते हैं, मेटल को अटैक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमको पता होगा नो दैट इज कॉल्ड करोजन। तो इसके एग्जांपल्स बता दूं मैं यहाँ पर, मुझे लगता है यहीं पर मैं बता दूंगा, दूसरा वाला भी एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे कि आयन वाली कोई भी चीज़ होती है, लोहे की कोई भी चीज़ है, लोहे का आर्टिकल है या लोहे से बना हुआ अपना स्टील है, इट इज अलॉय ऑफ आयन, है ना। तो उसके ऊपर रस्ट लग जाता है। रस्ट हम सबके लिए यूज नहीं कर सकते, आयन या स्टील की चीजों के लिए बोलते हैं। वी कैन नॉट से कि गोल्ड पे रस्ट लग गया, गोल्ड पे रस्ट नहीं लगता है। रस्ट इज द थिंग, मतलब ऐसा करोजन जो आयन या उसके अलॉयज पे लगा है उसको रस्ट बोलते हैं। बाकी जनरली इट इज कॉल्ड करोजन, जनरल सबके लिए बोलना है तो करोजन बोलोगे, ठीक है। तो आयन वाली चीजों पे क्या होता है, कौन अटैक करता है, ऑक्सीजन अटैक करता है, मॉइस्चर अटैक करता है और वो उसको रस्ट में बदल देता है। उसके ऊपर रस्ट कौन से कलर का, रेडिश कलर का आता है भैया, है ना, आयन ऑक्साइड। सो रेडिश कलर का अपीयरेंस आता है, ओके। अच्छा एक बात और समझना कि लोहे की चीज पे जंग लगने के लिए क्या दोनों ही चीजें जरूरी है कि दोनों में से कोई एक भी रहेगा तो हो जाएगा? जरा मुझे कमेंट करके बताना, और मेजॉरिटी में यू विल गेट द आंसर ऑब्वियसली, कि रस्ट लगने के लिए, जंग लगने के लिए सिर्फ ऑक्सीजन से काम चल जाएगा या सिर्फ वाटर से काम चल जाएगा या दोनों ही चीजें होनी जरूरी है? कम ऑन, कमेंट करके बताना ये चीज। और अगला एग्जांपल मैं इस करोजन में लेता हूं, जैसे अपना क्या हो गया, यस कॉपर। कॉपर के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर, ऐसी चीजों से वो अटैक होता है। कॉपर कार्बोनेट, ग्रीनिश ब्लू कलर का करोजन का असर दिखता है इसके ऊपर। कॉपर के वेसल्स के ऊपर देखा होगा तुमने, ग्रीनिश ब्लू कलर का, कुछ दिन में तांबे का लोटा जो है वो ब्लूइश कलर या ग्रीनिश कलर का उस पर अपीयरेंस आ जाता है। ऑल राइट, ग्रीनिश ब्लू, सेफ साइड, ठीक है। देख लेना कौन सा। फिर पीताम्बरी से हम साफ करते हैं, नींबू से साफ करते हैं, वो क्या करता है, उसी परत को निकाल देता है ना, जो करोजन हुआ है वो साफ कर देता है, उतना पार्ट निकाल देता है। और एक और एग्जांपल, जैसे सिल्वर। सिल्वर ना ब्लैक कलर, सिल्वर के आर्टिकल्स, पायल वायल जो थोड़ी काली पड़ जाती है क्योंकि वो सल्फर उस पर अटैक करता है। इट फॉर्म्स सिल्वर सल्फाइड, इट फॉर्म्स सिल्वर सल्फाइड जो ब्लैक कलर का होता है। सर क्या आपने इसका फॉर्मूला क्यों नहीं लिखा, रस्ट और ग्रीनिश ब्लू कॉपर? जरूरत नहीं, क्यों लिखूं मैं, है ना, भाई को फालतू में कंफ्यूज करने का। ओके, दैट इज डन। इसके बाद इससे बचाने का, इससे होता क्या यार, इससे तो अपना मेटल गंदा भी दिखता है और दूसरा बात ये कि उसका एक तो लुक भी खराब दिख रहा है, उसका मजबूती भी जा रहा है। सो इसका नुकसान क्या है, इसका नुकसान है, डिसएडवांटेज क्या हो रहा है इससे, इसका अपीयरेंस भी खराब हो रहा है, फेडेड अपीयरेंस, है ना, जो उसका इतना लुक है वो भी खराब हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा वो मेटल भी वीक हो रहा है, जो भी चीज आर्टिकल है वो वीक हो रहा है। तो इससे बचने का उपाय क्या है, बचने का उपाय, बचना है हसीनो, उपाय क्या है बचने का उपाय? ऐसे तो हम मेटल नॉन मेटल में एकदम गहराई में पढ़ते हैं इसको, इस चैप्टर में थोड़ा ऊपर से बात करें, सिर्फ नाम लेता हूँ। जैसे हम पेंट करते हैं मेटल्स को, है ना,
हम कुछ ऐसे चीज़ें होती है जैसे फैन वैन में हम ऑयलिंग कर देते हैं, है ना, मशीनरीज में हम ग्रीजिंग कर देते हैं, ग्रीस लगाते हैं ना उसके ऊपर, ऑयल या ग्रीस, ठीक है। इसके अलावा और भी प्रोसेस है जैसे एनोडाइजिंग है, अलॉइंग है, गैल्वेनाइजेशन है, क्रोम प्लेटिंग है। ये सारी चीज़ें जो है ना ये हम पढ़ेंगे मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर में गहराई में, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है जैसे अलॉइंग, तो अलॉइंग में क्या होता है, हम जैसे हमने आयन को, लोहे को अलॉय बनाया स्टील, तो बेसिकली आयन में हमने कार्बन के पार्टिकल्स इंट्रोड्यूस करे और फिर स्टील बना। तो कार्बन के पार्टिकल्स उसके ऊपर लग जाने से अब क्या होगा, उसके अंदर होने से अब आयन के ऊपर ज्यादा अटैक करता है ना, बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव। तो कार्बन होने की वजह से उतना ज्यादा वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं हो पाता, इसलिए हम स्टील को काफी टाइम स्टेनलेस स्टील बोलते हैं, स्टेन नहीं लग रही, समझ में आ रहा है। सो दैट इज अबाउट कोरोजन। ये पहला हमने ऑक्सीडेशन का देखा कि भाई प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे परेशान कर रहा है, ये पहली चीज। और दूसरी चीज है क्या, रैंसिडिटी, एसिडिटी नहीं भाई, रैंसिडिटी। सो रैंसिडिटी में क्या है भैया, रैंसिडिटी क्या है। सो मैंने बताया अभी कि कोई भी ऐसा फूड आर्टिकल जो ऑयल या फैट कंटेन हो रहा हो जिसके अंदर, ठीक है, फूड आर्टिकल्स containing oil or fat get attacked अटैक तो ये लिखो, इसको थोड़ा सा अटैक अजीब वर्ड नहीं लग रहा, ठीक है। गेट स्पॉइल्ड या गेट ऑक्सीडाइज्ड, बढ़िया वर्ड है, गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय रिएक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक केमिकल्स which ultimately spoils taste and smell या and odor यानी smell, ODOUR। ठीक है, थोड़ा फाउल स्मेल आएगा, कड़वा सा लगेगा टेस्ट, तो उसी को हम रैंसिडिटी कहते हैं। सर इससे बचने का कोई उपाय है क्या, कभी देखा है तुमने ऐसे फूड आर्टिकल्स को, ग्राउंडनट या शेंगदाना जो भी है, उसको एयर टाइट रखना सही होता है, एयर सील जो आता है ना, एकदम सील लॉक वाला आता है, तो एयर टाइट रखना सही रहता है। दूसरा जो चिप्स आती है, जैसे बहुत सारी चिप्स आती है जिसमें हवा ज़्यादा होता है, चिप्स 2-4 ही होती है, ठीक है, हम बेसिकली हवा के पैसे दे रहे थे, तो वो हवा क्या होती है, दैट इज वो उसको बचाने के लिए है, ठीक है, हालांकि ज़्यादा भर दी है उसको, वो क्या है, दैट इज नाइट्रोजन, जो ना तो खुद ऑक्सीडाइज होता है ना किसी को ऑक्सीडाइज करने देता है, इसलिए उसको एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे फूड को कीपिंग देम क्या है, बचने का उपाय या बचाने का उपाय है ना, व्हाट आर द प्रिवेंशंस। पहला है कीपिंग सच फूड एयर टाइट, कीपिंग सच फूड आर्टिकल एयर टाइट, सही है। और दूसरा क्या है, दूसरा है एयर टाइट तो हो गया सर, दूसरा क्या, हाँ, यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक नाइट्रोजन, यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, क्या शब्द लगता है ना, लाइक नाइट्रोजन, भारी भरकम, ठीक है। तो चिप्स की पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी होती है, कोई पूछे बता देना बिंदास, ठीक है। कुछ और एक एग्जांपल, अगर ये 2 काफी वैसे तो, और पूछे तो बहुत डीप फ्रीजिंग भी करते हैं काफी केसेस में, बट ये वाले से काम हो जाएगा अपना के हिसाब से, ठीक है। सो इसके साथ अपना ऑक्सीडेशन का ये जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो कोरोजन और रैंसिडिटी 2 परेशान करने वाली चीजें वो हमने कर ली। अगली बार थोड़ी सी एडिशनल बात करेंगे ऑफ द चैप्टर
एंड विद दैट चैप्टर विल बी डन. ठीक, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम.